हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो है दूसरा लेसन लेकर आए हैं। तो कक्षा 10 वाले बच्चे भी बार बार मांग कर रहे थे कि सर जो है अगला चैप्टर वो करिए। तो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए आज वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो कल हम क्लास 12 की जो है फिज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स और साथ में अगला चैप्टर्स जो है उसके जो है क्वेश्चंस और कुछ जो है डेरिवेट वगैरह जो है और सारे मतलब थ्योरी सहित लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो कल संभवतः एक चैप्टर पूरा क्लियर जो है न्यूमेरिकल तो बताएंगे ही, साथ में धारिता वाला चैप्टर कल हो सकता है पूरी चैप्टर ही ख़त्म कर दें, ठीक है ना, धारिता। तो आप लोग जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए, ठीक है ना। तो कल धारिता वाले चैप्टर को हम कवर करेंगे, ठीक है ना, पूरा का पूरा चैप्टर्स। तो आ जाइए क्लास 10 की केमिस्ट्री में जो दूसरा लेसन है उसमें है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है ना। बहुत अच्छा चैप्टर्स है। तो इसका फुल चैप्टर्स कवर करने वाले हैं इन एनिमेशन, यानी यहाँ पे जहाँ एनिमेशन की आवश्यकता होगी वहाँ एनिमेशन को भी लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो बात को ज़्यादा लंबी ना करते हुए चलते हैं हम टॉपिक की ओर, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो चैप्टर 2 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है ना। तो इसका पहला टॉपिक जो है वो क्या है, अम्ल, ठीक है ना। तो अम्ल क्या होते हैं पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो हम लोग जो है छोटी क्लासों में इसके बारे में अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है ना, और पढ़ भी चुके हैं। तो कोई नया चीज़ तो नहीं है, बट फिर भी हम लोगों को जो है ध्यान देना है, ठीक। अम्ल क्या होते हैं, अब जैसे हम छोटी क्लासों में पढ़े थे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। और ये नीले लिटमस पेपर को जो है क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक। तो अब इसको हम जो है क्या कहेंगे, तो देखिए हमारे वैज्ञानिक थे आर्हीनियस, ठीक है ना। उन्होंने अपना एक नियम बताया था। तो उन्होंने क्या बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन यानी प्लस आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। देखो लिखा है ना, केवल हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं देते, वो सभी क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अभी इनको हम जो है रिएक्शन के माध्यम से समझ भी लेंगे, ठीक है ना, कि क्या होते हैं अम्ल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देंगे, ठीक है ना, जिसमें केवल H+ आयन निकलेगा, वही हमारे क्या होंगे, अम्ल होंगे, ठीक है ना। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड। तो आयन के आधार पर अम्लों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्या है, ठीक। तो पहला है प्रबल अम्ल, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जानते हैं। तो कैसे हम जानेंगे कि ये प्रबल अम्ल है, तो भाई ध्यान देना कि अम्ल जो होते हैं वो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं। तो जो अम्ल जल में आयनित या पूरी तरह से वियोजित हो जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखना, सामान्य तथा खनिज अम्ल जो होते हैं वो प्रबल अम्ल भी कहलाते हैं। जैसे खनिजों से प्राप्त होने वाले जो अम्ल होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया गया, H2SO4, HCl और HNO3, ये क्या है, प्रबल अम्ल। अब देखो इसको एक रिएक्शन दिया गया H2SO4, जब अपक्रिया करता है H2SO4, क्या नाम है इसका, आपको पता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ना पता हो तो लिख लो, ठीक है ना। तो ये विघटित होकर क्या दिया, हाइड्रोजन आयन। देखो हाइड्रोजन आयन में टूट गया कि नहीं, ठीक है ना, और साथ में क्या निकल गया, सल्फेट आयन निकल आया, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ये क्या है, प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो जो डेफिनेशन आपने पढ़ा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें देख लीजिए, ये देखिए केवल हाइड्रोजन आयन ही निकला है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अम्ल है, ठीक है ना। तो प्रबल अम्ल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो दूसरा अम्ल है दुर्बल अम्ल, जिसे हम वीक एसिड के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित अथवा आयनित
नहीं होते हैं। वहाँ क्या था, वियोजित हो जाते हैं, यहाँ क्या है, ये वियोजित और आयनित नहीं होते। तो ऐसे अम्ल को हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल, ठीक है ना। और याद रखना, सामान्य और अकार्बनिक अम्ल होते हैं, जो कहने का मतलब जो पादपों और जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो अम्ल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। यानी जो अम्ल पादपों का मतलब तो समझ ही रहे हो ना, पेड़ पौधे, और जीव जंतु जो हो गए, ठीक है ना। तो पादपों और जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना। जिसमें हमने कुछ अम्ल के नाम लिखे, जैसे HCN, इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद है CH3COOH, ठीक है ना। H का अम्ल हो गया, HCOOH, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, आपकी जो हाइड्रोजन साइनाइड है, जब ये अपघटित होता है तो क्या देता है, H पॉजिटिव आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है, और साथ में क्या हो गया, Cn निगेटिव आयन। तो यहाँ पे देखो, ये पूरी तरह से जो है आयनिक नहीं है, क्योंकि इसमें जल में आयन के कारण हाइड्रोजन आयन इसके जलीय विलयन में तो उपस्थित रहते हैं, परंतु इसमें जो अम्ल की अम्लीयता होती है वो क्या होती है, सॉरी, अम्लीयता नहीं, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो H पॉजिटिव आयन तो आया प्लस Cn निगेटिव आयन, तो इसमें क्या होता है कि ये पूरी तरह से अब आयनित नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो अम्ल जो है पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे अम्लों को हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो क्या कह रहा है, अम्लों के भौतिक गुण, ठीक। अब ध्यान देना कि अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे, तो भौतिक गुणों के आधार पे भी अम्ल को पहचाना जा सकता है। तो भौतिक गुण वो क्या है, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी जिसका स्वाद खट्टा हो समझ जाना वो अम्ल है, ठीक है ना। और अम्लों को जल में अगर जो है डाला जाए तो पूरी तरह से क्या होते हैं, विलय हो जाते हैं, यानी घुल जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो जो लिटमस पेपर होता है उस पर अगर हम अम्ल के बॉटल में या अम्ल जिसमें रखा होता है उसमें डालते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है, ठीक है ना। अगला है, अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है तथा इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई जानते हो, तेजाब अगर कपड़े पे या लकड़ी पे कहीं पर भी गिर जाते हैं तो क्या होता है, उसको नष्ट कर देता है, ठीक है ना, जला देता है। तो भाई अम्ल जो होती हैं वो क्या होती हैं, नुकसानदायी तो होती हैं, ठीक। तो ये हो गए इसके भौतिक गुण। तो इन गुणों के आधार पे हम अम्ल की पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है अम्लों के रासायनिक गुण। आप ध्यान देना भाई, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो पहला इसमें गुण में दिया गया है, देखो अम्लों के जो रासायनिक गुण पूछे जाते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। कि क्या होता है जब किसी अम्ल की अपक्रिया जो है धातुओं से करते हैं, तो धातुओं में हमने क्या ले लिया, आयरन ले लिया है, ठीक है ना। तो आयरन की अपक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करते हैं, तो जब ये जो है धातुओं के साथ क्रिया करती है, तो क्रिया करने के बाद सबसे पहले तो ये किसका निर्माण करती है, जो है फेरस क्लोराइड का, ठीक है ना। तो ये जो है फेरस क्लोराइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस ऐसे एरो ऊपर कोई और बना दो ताकि ये पता चल जाए कि हाँ ये गैस है, ठीक है ना। तो आयरन के साथ अब क्रिया जब कराते हैं किसका, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो क्या बनता है, फेरस क्लोराइड, ठीक है ना। इसका नाम लिख लो, इसका नाम क्या है, फेरस क्लोराइड, ठीक है ना। जिसका नाम ना आए नाम जरूर लिख लिया करो, ठीक है ना, क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है ना। फिर से लिख देते हैं इसको, यहाँ जगह कम पड़ रहा, क्लोराइड, ठीक है ना। ये इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है ना। अब अगर मान लो एक रिएक्शन और हम ले लेते हैं, ठीक है ना, क्या होता है, जैसे जिंक हो गया, ठीक है ना, Zn। अब इसकी अपक्रिया किसे करा दे, H2SO4 से, किससे करा दिया जाए, H2SO4। तो क्या बनेगा, अब ध्यान दो। तो सबसे पहले ये क्या बन जाएगा, इसमें हाइड्रोजन गैस पहले बाहर निकाल दो, ठीक है ना। याद रख लो, जो धातुओं से अपक्रिया जब भी अम्ल करती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है ना। और साथ में क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, एस से जिंक सल्फेट, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं ZnSO4, ठीक है ना, ये हो गया। तो जिंक सल्फेट बन जाता है, ठीक। तो जब H2 गैस के लिए परीक्षण करते हैं तो ये हाइड्रोजन से जलाने पर पॉप की आवाज़ के साथ जलती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब अगला है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, यानी इन अम्लों की अपक्रिया अगर हम धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। देखो यहाँ पे लिख दिया है, अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है, ठीक है ना। अब धातु कार्बोनेट के साथ क्या होगा, क्या बनेगा, तो ये मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया है, तो क्या बनेगा, धातु कार्बोनेट प्लस एम मिल करके क्या बनाते हैं, लवण बनाएंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी और साथ में क्या निकलेगा, जल। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और क्या बनाएंगे, जल बना देंगे, ठीक है ना। जिनके हमने कुछ जो है इनको जो है रासायनिक समीकरण के रूप में भी रखा गया है। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा है, CaCO3, ठीक है ना। CaCO3 इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट की अपक्रिया किससे कराते हैं, HCl से, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट की अपक्रिया जब कैल्शियम जो HCl से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एक प्रकार की लवण है, प्लस क्या हो गया, H2O। तो H2O यानी जल निकल गया और साथ में क्या निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर लिखा है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी इसे हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl से अपक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, देखो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है ना। साथ में क्या निकल रहा है, पानी निकल रही है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो याद रखना कि जब कोई भी अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का साथ अपक्रिया कराएगी तो दो चीज़ें तो आपको कन्फर्म बनेगा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल पहले निकाल दो, शेष जो बचेगा वही लवण हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनको याद रखना, बहुत ही अच्छे जो है वो हो जाते हैं, ठीक है ना। और एक कंडीशन है, ठीक है ना, थर्ड नंबर पे अगर इनकी अपक्रिया हम किसके साथ करा दें, धातु ऑक्साइड के साथ करवा दिया जाए, किसके साथ, धातु ऑक्साइड, ठीक है ना। एक ये रह गया है तो अभी याद आ गया मुझे, तो मैं जो है लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो याद रख लो कि जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो ये क्या होता है, लवण के साथ साथ क्या बनाते हैं, जल भी बना देते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसकी हम रिएक्शन की बात करें तो क्या लिखोगे, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, ठीक है ना। ये आप क्रिया करके क्या बनाएगा, पहले तो इसमें एक चीज़ और, इसको हटा देते हैं, पहले तो इसमें क्या मिला देते हैं, अम्ल, ठीक है ना, अम्ल। अब ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो भैया देखो एक तो ये बनाएगा लवण, ठीक है ना, और प्लस साथ में क्या बनाएगा, जल, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो इसके हम एक रिएक्शन आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शन में हमने ले लिया सिंपल और साधारण ही, क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है ना। तो जब CaO की क्रिया जो है किससे कराएंगे, HCl से, किससे कराएंगे, HCl से। तो देखते हैं क्या बनता है। तो जब इसकी अपक्रिया HCl से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो लवण बनेगा, तो लवण में क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है ना। और साथ में क्या निकलेगा, जल, जैसा कि मैंने आपको बताया था H2O, ठीक है ना, ये 2 है, H2O, ये हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे H की संख्या 2 है, Cl की संख्या 2 है, तो 2 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो बैलेंस हो गया, ठीक। और बता दे एक, चलो एक और बता देते हैं। तो अगला हम आपको बता देते हैं, किससे करा दे, चलो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या हो गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपक्रिया किसे करा देते हैं, H2SO4, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करेगी तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो ये बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक है ना। और साथ में क्या निकलेगा, पानी H2O, ये होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम अगर अम्ल जो है धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, साथ में क्या बनाएगा, जल, ठीक है ना। तो इन अपक्रियाओं को जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब 10 नंबर अगले स्लाइड में है अम्लों के उपयोग, ठीक है ना। तो अब देखो अम्ल का उपयोग काहे काहे में किया जाता है, इनके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि अम्लों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है अम्लों का उपयोग किसमें, पेट्रोलियम उद्योग में किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अम्लों का उपयोग कहाँ किया जाता है, पेट्रोलियम
उद्योग में किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक। दूसरा है अम्लों का उपयोग प्लास्टिक और कृत्रिम रेशे बनाने में भी किया जाता है। अम्लों का उपयोग उर्वरक के निर्माण में भी होता है। अम्लों का उपयोग सोने और चांदी के शोधन में भी किया जाता है। अम्लों का उपयोग उर्वरक, औषधि और विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। अम्लों का उपयोग कपड़ा रंगने के लिए, और जब कोई चीज़ को हमें जो है पॉलिश करना होता है, कलई करना होता है, जो लोहे की चादर वगैरह होते हैं, तो उनको जो है कलई करने से पहले चादरों को क्या करते हैं, साफ करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये अम्ल के हो गए उपयोग। ठीक। तो अम्ल की कहानी यहीं पर हो जाती है ख़त्म। ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, क्षारक। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्षारक के बारे में जान लेते हैं कि क्षारक क्या होते हैं। वैसे अब क्षारक में भी आपको पहले वाली अगर डेफिनेशनों के बारे में बताया जाए तो जो छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था वो क्या होते हैं, क्या बताते हैं हम, कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है ना। और जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखा जाए तो क्या बताते थे, साबुन, है ना। अब आर्हेनियस ने जो है फिर से जैसे अम्ल की डेफिनेशन बताई थी, वैसे ही आर्हेनियस ने जो है क्षारक की भी डेफिनेशन बताई। तो इन्होंने क्या बताया कि वह रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी OH निगेटिव आयन देते हैं, उन्हें हम क्षारक या भस्म, एक नाम और याद रखना, क्षारक या भस्म भी कहते हैं। ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, क्षारक, है ना, ये चाहे तो इसको आप नोटेड पॉइंट करके लिख लेना, नोटेड पॉइंट। ठीक है ना। ये मैंने इसीलिए न्यू लाइन से लिख दिया, तो ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो क्या है, ये ध्यान रखना कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है ना। अब क्षारक को क्षार भी कहते हैं, तो जल में जो घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपका सबसे नोटेड पॉइंट है कि सभी क्षार तो क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी क्षार धातु हैं, क्षार हैं, वो क्षारक तो हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक जो है क्षार नहीं होते। कुछ ही क्षारक जो है क्षार बनेंगे, बाकी सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। ठीक है ना। चलो अगला है क्षारकों के प्रकार। तो क्षारकों को आयनन के आधार पे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन से भाग हैं। तो पहला नंबर है प्रबल क्षारक। ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है ना। तो प्रबल क्षारक क्या होते हैं, तो भैया ध्यान रखना, प्रबल क्षारक वे क्षारक होते हैं जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। ठीक है ना। और वियोजित होकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक कहते हैं। अब प्रबल क्षारक के उदाहरण जो है KOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है ना। और फिर हो गया आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है ना। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया जब करते हैं, ठीक है ना, तो क्या बनता है, K पॉजिटिव, है ना। तो ये पोटेशियम आयन दिया और साथ में क्या निकला है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, क्षारक हो गए। तो जब जो है कोई क्षारक जो है जल में, ठीक है ना, वियोजित होकर ऋणावेशित आयन के रूप में क्या देता, हाइड्रोक्साइड आयन देता, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। क्लियर। तो प्रबल क्षारक हमारे ख्याल से समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, दुर्बल क्षारक। अब दुर्बल क्षारक इसी का उल्टा हो जाएगा, जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक। ठीक है ना। जिसमें हमने ले लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, NH4 से, है ना, OH, तो Na4OH क्या हो गया, ये भी आपका हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है ना। तो ये भी क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं। ठीक। अब देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम अपघटित करते हैं तो किसमें तो टूटेगा, Al ट्रिपल पॉजिटिव, और साथ में क्या होगा, OH निगेटिव आयन। तो इसमें भी देखिए हाइड्रोक्साइड आयन दिया। ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक कहते हैं। ठीक। तो दुर्बल क्षारक भी आपको समझ में आ गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है ना। तो नोट्स बना लो भाई, एकदम बढ़िया, अच्छे से विधिवत बढ़िया नोट्स है, इसी तरह आप अच्छे से बना लो। ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो क्षारकों के भौतिक गुण। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, क्षारकों को उनके भौतिक गुण के आधार पे हम कैसे पहचानेंगे। तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि क्षारक जो होते हैं जल में विलेय और स्वाद में क्या होते हैं, तीखे और कड़वे होते हैं। ठीक है ना। तो जिनका स्वाद तीखा और कड़वा हो, समझ जाना वो क्या है, क्षारक है। दूसरा है क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है ना।
तीसरा जो है इनका जो है पहचानने का ये है कि अगर हम क्षारकों को स्पर्श करेंगे तो साबुन की तरह ये चिकने जो है लगेंगे, ठीक है ना। और याद रखना, अम्लों के समान क्षारकों की भी प्रवृत्ति जो है संक्षारक ही होती है, लेकिन इनकी प्रबलता जो होती है अम्लों की तुलना में क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। तो ये हैं भौतिक गुण। इन भौतिक गुणों के आधार पर हम क्षारकों को पहचान सकते हैं। अब क्षारकों के रासायनिक गुण हो गए, ठीक है ना। तो रासायनिक गुण में देखिए कौन कौन से गुण हैं और इनको हम लोग सब जान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला हमने क्या लिखा है, धातुओं के साथ क्रिया। तो भैया क्षार जो होते हैं धातुओं के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, तो जो क्षार होते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये देखिए धातु प्लस क्षारक मिल करके जब आप क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है ना। जिसमें हमने आपको एक रिएक्शन दिया है, क्या है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड के और इसके जलीय विलयन को मिला करके जो है क्या किया जाता है, आप घटित करते हैं, आप क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है ना। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है ना। इसका नाम लिख लो, सोडियम, नहीं भूल जाओगे आप लोग, सोडियम मेटा, ठीक है ना, मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट है ना, एल्यूमिनेट, ये हो गया इसका नाम, ये याद रखना। और साथ में क्या निकला है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हाँ ध्यान रखना, सोडियम एल्यूमिनेट मेटा एल्यूमिनेट को हम दूसरे नाम से भी, तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट भी कह सकते हो, ठीक है ना, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना। ये हो गया। तो इसको इतने नामों से जाना जाता है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखो, अगर हम इसकी जो है क्षारों की अपक्रिया, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे इनकी क्या करते हैं, ऑक्साइड के साथ क्रिया करा दें। किसके साथ करा दें, ऑक्साइड। चलो ये ऐसे हैं, टाइप नहीं हो पाया तो ऑक्साइड के साथ अपक्रिया, तो इनकी भी हम लोग जो है ऐसे देख लेते हैं कि ऑक्साइडों के साथ ये अपक्रिया करके क्या बनाएंगे। इस चैप्टर को आज समाप्त ही कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएंगे, तो ध्यान रखना, जो आपके क्षारक अधातु होते हैं, मतलब क्षारक होते हैं, ये अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाएंगे भैया, लवण और जल। रिएक्शन लिख दें, चलो लिख देते हैं आपके लिए, क्षारक प्लस क्या हो जाएगा, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, ठीक है ना, ऑक्साइड। अब ये मिल करके जो है इनको जब वो करेंगे तो क्या क्या बनेगा, एक तो लवण बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा, जल, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ठीक। चलो इसका ना जो है केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो इसमें हमने क्षारक में क्या ले लिया जाए, चलो इसकी अपक्रिया जो है ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी अपक्रिया कराएंगे तो सबसे पहले ये क्या बन जाएगा, लवण, और लवण में क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है ना। और साथ में क्या निकलेगा, H2O, ठीक है ना, जल निकल आया। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से ये अपक्रिया करके जो है क्या होते हैं, लवण और साथ में जल बनाते हैं, ठीक है ना। दूसरा, अब जैसे है अगर हम एक ये आपका मान लो फर्स्ट हो गया, सेकंड रिएक्शन अगर हम देखें दूसरा, ठीक है ना। तो कुछ क्षारक जो होते हैं गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाते हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। जैसे मान लो क्या हो गया, Mg, ठीक है ना, OH का होल ट्वाइस, ये भी एक क्षारक है जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। अब इसको क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, गर्म करने का जो है प्रतीक होता है। तो जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो ये बन जाएगा MgO, ठीक है ना, क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और प्लस साथ में क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है ना। क्या बनेगा, H2O, ये ध्यान रखना, ठीक। तो आई होप आपको इसके कुछ क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब याद रखना क्षारकों के उपयोग, क्षारकों के उपयोग, हेडिंग डाल लो, के उपयोग, ठीक। ये हो गया, ठीक। तो क्षारकों का उपयोग काहे में किया जाता है, तो सबसे पहले नंबर पे लिख लो, क्षारकों का उपयोग जो है प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। किस में किया जाता है, प्रति अम्ल, प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है, बनाने में
किया जाता है। ठीक, किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक, नंबर 2 पे लिख लो, क्षारकों का उपयोग जो है अमोनिया लवण बनाने में भी किया जाता है। किसमें? अमोनिया, ये लिख लियो, अमोनिया लवण बनाने में, लवण बनाने में। ठीक है ना, तो अमोनिया लवण बनाने में भी क्षारकों का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट थर्ड नंबर में लिख रही हूँ, इसका उपयोग जो है साबुन बनाने में भी किया जाता है। साबुन तथा धामन सोडा। ठीक है ना, क्या नाम होगा इसका? धामन सोडा। तो क्षारकों का उपयोग भैया धामन सोडा, है ना, इसके निर्माण में भी हो जाता है। कागज़ की लुगदी वगैरह जो होती है उनमें भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, एक और लिख देते हैं हम, चौथा, चमड़ा उद्योग, है ना। तो क्षारकों का उपयोग जो है चमड़ा उद्योगों में भी किया जाता है। चमड़ा उद्योगों में भी किया जाता है, चमड़ा उद्योगों में भी किया जाता है। ठीक है ना, ये याद रखना, किया जाता है। ठीक, तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम कल एक नई वीडियो के साथ। तो फिर से हम कहना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट नया है, जो इसको जो है पहली बार देख रहा है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी पूरी मैथ भी चलेगी, टेंशन मत लीजिए। मैथ और जो है 11th और वो 10th और 12th की मैथ जो छुट्टियां होंगी, अभी थोड़ा सा स्कूल में बिजी शेड्यूल चलने के कारण जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जैसे ही छुट्टियां शुरू हो जाएंगी 1-1.5 महीने में हम पूरी मैथ को जो है कवर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, और फिर उसके बाद जुलाई से आपको समझ लीजिए कि आपकी अच्छे से जो है चालू हो जाएगी प्रीवियस। ठीक है ना, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।